हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका महेश जी के जीएस एंड करंट अफेयर चैनल पे। दोस्तों, हमने 5 क्लासें कंप्लीट तो देख ली थी। अब हम आगे की क्लास जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट पर्सन होंगे 102 से 125। ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है कल आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है। तो अब हम चलो पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 102, कलिंग युद्ध की विजय तथा शक्तियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए शिलालेख 1, ऑप्शन नंबर 2 शिलालेख 2, ऑप्शन नंबर शिलालेख 12, ऑप्शन नंबर द शिलालेख 13। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर द शिलालेख 13। ठीक है। इसकी जो व्याख्या है वो हमने नीचे दी है। अशोक के राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना कलिंग युद्ध वर्तमान में उड़ीसा युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पक्ष प्रकट किया। और दोस्तों, आपको बता दूं, उसके बाद में उसने जो है वो संन्यास ले लिया था युद्ध से। ठीक है। तो ये भी कई बार जो है वो प्रश्न आता है। ये जो कलिंग है, कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में पड़ती है। ठीक है। चलो अब आगे हम 103 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। इसके अंदर आपका आएगा जो रामपुरवा का पाषाण वर्षभ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। रामपुरवा का पाषाण वर्षभ सिंह शीर्ष बिहार प्रांत के चंपारण जिले में मिला है। ठीक है। 109, अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। वे धारियों से युक्त हैं, उसकी सतह चमकदार है, सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं, सभी स्तंभों की लाट एकासम है। ऑप्शन नंबर 1 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 3 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 2 4, ऑप्शन नंबर इसमें 4 आएगा। ठीक है। 2 और 4 यानी कि उसकी सतह है चमकदार है, प्लस में सभी स्तंभों की लाट एकासम है। ठीक है। व्याख्या, अशोक के एक एकासम स्तंभ विश्व प्रसिद्ध है। इन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं। दंड, शिखर, फलक, पशु प्रतिमा दंड एवं पत्थर का बना होता था, जिस पर सुंदर पॉलिश की जाती थी। पॉलिश इतनी उत्तम थी कि बहुत से विदेशी यात्री इन्हें धातु समझने लगे। सारनाथ की 4 सिंह की मूर्ति शिखर कला का उत्कृष्ट नमूना थी। ठीक है। ये इसकी व्याख्या। दोस्तों, हमने इसकी पीडीएफ भी जो है अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम में जाके इसकी पीडीएफ को आराम से देख लेना, ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ सको। ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि भविष्य में भी हम जो है इसी तरह क्लासें कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है। निम्न में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? तक्षशिला, तोसाली, सोरणगिरी, धौली। इसके अंदर आएगा आपका धौली, ऑप्शन नंबर द धौली। ठीक है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मौर्यकालीन 5 प्रचंक एवं उसकी राजधानियां। प्राची राजधानी पाटलिपुत्र, उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, कलिंग राजधानी तोसाली, दक्षिणापथ कर्नाटक राजधानी सोरणगिरी, और अवंती मालवा राजधानी थी इसकी उज्जैन। ठीक है। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है? लंगमान,
शान ए कुना तक्षशिला शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, शाहन ए कुना। व्याख्या, गंधार के पास सरे ए कुना नामक एक स्थान है। यह यूनानी तथा अरमाइक लिपियों से लिखा द्विभाषिक अभिलेख मिला है यहाँ। ठीक है, पंकोदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। मंदिर को गंदा करने पर, पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर और कूड़ा फेंकने पर। ऑप्शन नंबर स, सड़क पर कीचड़ फेंकने पर। ठीक है, ये याद रखना भाई, ये जो कर है ना, ये मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाता था। ठीक है, सड़क पर कीचड़ फेंकने पर। मौर्य काल में उद्योग था, एक सिंचाई बाग, सीमा शुल्क, तीर्थ कर, बुद्ध भिक्षुओं को दिया जाने वाला कर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक सिंचाई बाग। प्रश्न नंबर 114, मौर्य काल में भूमि कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? अर्गोनोमाई, शुल्काध्यक्ष, शीताध्यक्ष, अक्राध्यक्ष। ऑप्शन नंबर स, शीताध्यक्ष। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। मौर्य काल में शीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था, वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अर्गोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। उसका अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय व्यापार पर कर वसूलता था तथा अक्राध्यक्ष खानों को नियंत्रित करता था। खान जो है खनन कार्य, ठीक है, उसको नियंत्रित करता था। और ये आप देख लेना, देखो अक्रोनोमोई जो है वो जिले के अधिकारियों को कहा जाता है, जिसका अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर के ऊपर कर जो है वसूलता था। ठीक है, एक 115 नंबर हम देख लेते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश से 25 किलोमीटर दूर सांची का स्तूप मौर्य काल की महत्वपूर्ण करती है। इसका आधार जो है 30 मीटर तथा ऊंचाई 25 मीटर है। स्तूप लाल रंग का बलुए पत्थर का बना है। इसका आकार अर्धमंडलाकार है। ठीक है, कैसा है? अर्धमंडलाकार। और ये जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ठीक है, भोपाल से थोड़ा दूर पड़ता है, 25 किलोमीटर दूर। प्रश्न नंबर 116, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक कई बार परीक्षाओं में आ गया भाई, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है नाप तोल के बाटों का निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर ब, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर स, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना। ऑप्शन नंबर द, शिल्पकारों का संरक्षण करना। इसके अंदर आपका आएगा ये जो है ना ऑप्शन नंबर स, मृत्यु एवं जन्म का पंजीकरण करना। ठीक है, ये नगर पालिका को काम पहले भी दिया जाता था और आज भी दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आएगा आपका ऑप्शन नंबर स। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य हुआ करता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसमें तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मेरे हिसाब से कई बार, लगभग 3 से 4 बार ये जो है प्रश्न आ गया, रिपीट हो गया, तो आप इसको अच्छे से देख लेना विभिन्न परीक्षाओं के अंदर। प्रश्न नंबर 117, अशोक मौर्य के प्रशस्तर स्तंभों पर पशु आकृतियों और अभिलेख खुदवाने की कला प्रभावित की थी। ईरान, यूनान, चीन, इसमें से कोई नहीं।
इसके अंदर आएगा आपका जो है वो यूनान। ईरान, सीरिया, बेबीलोन से पशुओं की मूर्तियां, स्तंभों की सजावट तथा यूनान से पत्थरों पर दृश्य अंकित करने की कला भारतीय कलाकारों ने ग्रहण की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब मैं लिख लेता हूं। इसमें वैसे है सब कुछ लिखा हुआ, तो आप देख लेना। इसमें जो कोई ऐसी चीजें जो सरल है वो मैंने लिखी नहीं है, जो हार्ड है और जो समझ में ऐसे लगा कि भाई कम आएगा वही मैंने इसके अंदर जो है वो नोट करिए, तो आप इसको देख लेना है ना। 118 भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण से किस कला शैली की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन नंबर अमरावती शैली, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, मधुबनी कला शैली। ये शैली नाम है ना, तो इसके अंदर आएगा आपका गांधार कला शैली, ऑप्शन नंबर ब ये है ना। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शंख एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इस यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन कहा जाता है। इसकी मूर्तियों पर का विषय भारतीय बुद्ध है, परंतु निर्माण में यूनानी शैली का प्रयोग किया गया है। गांधार कला की अधिकांश मूर्तियां सलेटी पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 119। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये है ना। MOST साइनस शंकु शुंक, ये शुंक है ना, सयवन द पांड्या। इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 20 शुंग शासक। यह क्या ईरानी शासक हेरोडियस प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। हेरोडोटस के अनुसार डेनियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पारसी पोलिस एवं नक्श रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी इसके साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, तो ये वाक्य है, आप देख लेना। ठीक है, 120 नंबर हम जो है आगे पढ़ते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, ये फिर से आ गया रिपीट होके। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? ठीक है, ये आया था आपका ऑप्शन नंबर सातवाहन, ऑप्शन नंबर शुंग, ऑप्शन नंबर सयवन और ये पांड्य। इसके अंदर आया था आपका शुंग। शुंग प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया। इसका शासन उत्तर भारत में 184 ईसा पूर्व यानी कि 112 वर्ष तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस वंश का प्रथम शासक था। प्रथम शासक का क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। 112 तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के लेखक हैं इंगोलो तिरुवट्टेवर और सतनार। ऑप्शन नंबर द पुलावर। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर से सतनार। ठीक है ना, कौन थे? सतनार। सतनार इसके मणिमेखलाई के लेखक हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें से केवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। इसमें जो है केवलन और माधवी की जो बेटी है उसकी कहानी है। तमिल महाकाव्य शिल्पीदिकारम की रचना इंगोलो नामक कवि ने की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 123 अरिकामेंडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। यह पौंडुचेरी में स्थित था। अरिकामेंडू महत्वपूर्ण पतन था। यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र हैं। यहाँ यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर
3, 4 ऑप्शन नंबर से जो है वो 4, 1 ऑप्शन नंबर 4, 4 और 2 इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3। व्याख्या इसकी है लगभग 2200 से 1900 साल पहले रिकामेंडू एक पतन था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले, साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। यहाँ रोमन लेंस शीशे के बर्तन तथा रत्न मिले हैं। ठीक है, राजा बिंबिसार के शासन की राजधानी थी गिरिव्रज। वैशाली अंग कौशल इसके अंदर आएगा गिरिव्रज। अब देखो ये देखो आप इसको अच्छे से पढ़ना। वज्जियों के आक्रमण के भय से मगध की रक्षा के लिए मगध में हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने गिरिव्रज के स्थान पर राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। पहले राजधानी थी कौन सी? गिरिव्रज। उसके बाद में इसने राजधानी बनाया राजगृह को। तो ये आप देख लेना, थोड़ा इसमें कंफ्यूज है ना आपके लिए। मौर्योत्तर काल आर्थिक विकास व समृद्धि का काल था। निम्नलिखित में से किस समकालीन स्रोत में लगभग 75 व्यवसायों का उल्लेख हुआ है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए दिव्यावदान, ऑप्शन नंबर बी महाभाष्य, ऑप्शन नंबर सी मिलिंदोपहो, ऑप्शन नंबर डी गार्गी संहिता, ऑप्शन नंबर सी मिलिंद पहो में पन्हो आएगा, मिलिंद पन्हो में। व्याख्या पाली भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलिंद पन्हो की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने अपने और राजा मिलिंद के मध्य संवाद के रूप में की। इसमें हिंदुयवन शासक मिलिंद के विषय में सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपके 125% कंप्लीट हो गए। देखो दोस्तों, हमने इसकी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल कराएंगे दूसरे दिन, कल हो सकता है उसी दिन भी करा दें। लेकिन जो पीडीएफ में इसमें जो कुछ गलतियां थी ना अशुद्धि, उसको ठीक करके और बाद में जो है पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे। तो आराम से आप पीडीएफ को पढ़ लेना, यहाँ से वीडियो देख लेना, और आगे भी जो है इतिहास की इसी तरह हम क्लासें कंटिन्यू रखेंगे ताकि इससे आराम से जो है पढ़ सके। ठीक है, अब हम आप कंप्लीट